धन्यवाद। ओवर टू पवन शर्मा जी। बहुत बहुत आभार आपका सभी का, बहुत बहुत आभार। हम आपका IRES आयुष समृद्धि के 991वीं वेबिनार में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, एक बहुत लंबी उबाऊ वेबिनार से यदि विषय परिवर्तन होता रहे तो रोचकता भी बनी रहती है, इंटरेस्ट भी बना रहता है, तो हम डेफिनेटली उसमें इंडल्ज हो जाते हैं जो हमारा टॉपिक है। तो हम अपना वेबिनार शुरू करने जा रहे हैं, हैबिटेट यूनिक इंडियन सिनेरियो। तो नहीं, वो अभी यहाँ तो आई, प्लीज ज्वाइन हो जाइए सर, प्लीज ज्वाइन। तो हैबिटेट यूनिक इंडियन सिनेरियो, and I'm really thankful to Dr. Sekat Kumar Basu. Sekat Kumar Basu has agreed for this topic initially, right from the beginning, and then Naveen ji. Thank you very much. And before starting this webinar, I would like to inform you that tomorrow is great webinar on World Teachers Day. Tomorrow is World Teachers Day, and we are celebrating that Teachers Day with all our expert of NCISM. अग्निहोत्री सर, थोड़ा तवज्जो चाहता हूं आपका जी। अरे वाह। आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद जी, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, डॉक्टर मोहन जोशी, चीफ कोऑर्डिनेटर सिलेबस कमेटी, डॉक्टर राजेश्वरी, चेयरपर्सन सिलेबस एक्सपर्ट कमेटी RSB के, सुधाकर रेड्डी जी, चेयरमैन सिलेबस कमेटी स्वस्थ व्रत, विनोद कुमार जी, चेयरमैन सिलेबस कमेटी संहिता, डॉक्टर योगिनी कुलकर्णी जी, चेयरमैन द्रव्य गुण, डॉक्टर अनिल PB, चेयरमैन अगत तंत्र, एंड डॉक्टर आनंद मोरे, चेयरमैन ऑफ रोग निदान एक्सपर्ट कमेटी. So we will be welcoming tomorrow for our webinar on NCISM new syllabus, easy and scientific. गड़बड़ एक हो गई कि हम नाम दे चुके इसको 993, बोल चुके और लेटर लिख चुके, तो एक वेबिनार बीच में, आज 92 पे ये हमारी 92nd वेबिनार है। हम प्रार्थना करेंगे कि ये भी एक जल्दी आधा घंटे में होने वाली वेबिनार है, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे थोड़ी देर और रुकें, आधा घंटा, जिससे हम 992nd वेबिनार ऑन क्लिनिकल रिसर्च फॉर आयुष कर सके। थैंक यू वेरी मच, आदरणीय अग्निहोत्री सर। भाई आप धन्यवाद, नमस्कार। हमारे भाई आप बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं। आलोक ध्यान से सुनिए, मतलब हद होती है। हम अपने शिक्षक दिवस अभी 5 सितंबर को मना चुके हैं, अब ये विश्व शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और इनके इस प्लेटफॉर्म को देख के, इनके अतिथिगण और वक्ताओं को देख के ये सिद्ध हो गया कि विश्व में अगर कोई शिक्षक हैं तो वो आयुर्वेद के ही हैं। ये आपने इनकी छुपी उस्तादी देखी है। सारे हमारे जो कर्ता धर्ता आयुर्वेद के सिलेबस के विषयों को स्थापित यदि हमने कर दिया तो ये नॉलेज विश्व स्तर पर जाएगी। और इसके लिए हम पहले बहुत ही बिफोर हैंड इस पर चर्चा कर ले जा रहे हैं। हमारे आदरणीय नवीन सिकल जी भी जुड़ चुके हैं DIT से, देहरादून से। ये खुशी की बात, क्योंकि हम बहुत सूक्ष्म देख चुके हैं आयुर्वेद को सूत्रवत, और यहाँ पर एक परिकल्पना को हम पहले तो सलाम करते हैं। ये परिकल्पना ही अपने में रियली एक अभिनंदन की विषय बन गई। हम आज की चर्चा पर लेते हैं। हमारा जो हैबिटेट के बारे में कही जा रही, यूनिक इंडियन सिनेरियो। देखिए, ये भी एक अपने में विचित्र ही है। हमारे पास अपना सबका हैबिटेट, और हैबिटेट से जुड़े होने के नाते ही, जैसे अगर हम जहाँ पर ले जाते हैं अष्टो आहार विशेषतायतनानि, तभी वहां भी यही बात होती है हमारा हैबिटेट क्या है, तो हमें वहां पर क्या खाद्य पदार्थ मिलेंगे, तो हमें वहां कितना सूट करेंगे। वो जो सात्मीयता की दृष्टि से देखें तो ये बात निश्चित रूप से सामने आती है। और वैसे तो जो लोग कॉस्मोपॉलिटन चीजें खाते हैं या जो इस तरीके से रहते हैं, उनके लिए वो इतनी बाध्यकारी या सीमित करने वाली नहीं बनती है। लेकिन आज जो हम चर्चा लेके आए हैं, हमारे शेखर साहब तो आप जानते ही हैं, वो सीड डेवलपमेंट के रिसर्च में एक
सशक्त हस्ताक्षर हैं, and very naturally he joins and makes a very good connection or bridging over any subject through the philosophy of the hidden philosophy of the subject. So very naturally we are going to listen a lot from our Dr. Mr. Shekhar Basu sir, along with our friends are here to enlighten ourselves. Naveen ji is very much here. We have a commitment from him on study itself. He is also very much here. So these big guys are here to share their knowledge with a peculiar subject, that is the habitat और अपर इंडियन सेनेट भारतवर्ष में क्या तो इसका अपना हाथ आ रहा ही है। हमने तो ये कहा ही नहीं, हम तो अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम। अगर कोई ये सब करता है, मेरा तेरा करता है, तो वो तो लघु, उनकी विचारधारा छोटी है, सीमित है, कंजर्वेटिव है। और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ द पैरामीटर ऑफ कुटुंब और फैमिली इज द होल वसुधा, होल अर्थ इटसेल्फ। तो हमारी तो विचारधारा बढ़ी रही है, तो हम हैबिटेट को कितने में माने, कितने में सीमित रखें। और अब तो हम उड़ भी गए हैं, अब तो चंद्रयान मेरा पहुंच गया है चंद्रमा पर, हम मंगल की तरफ पहले ही प्रसिद्ध कर चुके हैं, अब तो हमारा आयल जा रहा है, सूर्य की तरफ भी जा रहा है। तो कुल मिला के हम हैबिटेट को बढ़ाने का भी इंतजाम करते हैं, और जो हमारे पृथ्वी माता पर और मदर अर्थ पर रहते हैं, उनके सारे के सारे संसाधन के लिए भी हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अपने अतिथियों के बीच में हमने नहीं अपने को अलग निकालना है, जिससे कि उनके विचार सुन सके। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और over to Pawan Sharma ji for the formal invitation to our guest. Thank you. म्यूट है आप। वेरी मच सर। जी सर, मैं लिंकें बना रहा हूँ ना सर, कल की बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है सर, क्लिनिकल रिसर्च पे भी है, डिजाइन स्ट्रीमिंग लिंकें तो गड़बड़ हो जा रही है। आज मैं आदरणीय डॉक्टर नवीन सिंघल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों के लिए। अरे सर, आप मेरे सीनियर हैं, आप सादर आमंत्रित मत करें, आप तो आदेश करें। नहीं, देखिए साहब, जो भागवत जी के आसन पर बैठता है वो हमारा गुरु महाराज होता है, तो हम बिल्कुल शिष्य भाव से अपने आप को समर्पित करते हैं। आप हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं हमारे से, तो हम दोनों तो कल्चर ही है, ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स। तो बड़ा ही अच्छा आज मेरे को टॉपिक जो दिया गया है वो हैबिटेट के ऊपर है। मैं जानकारी देना चाहूँगा जो हमारे वक्ता साथ जुड़े हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट भी जुड़े हैं, कि जो अक्टूबर माह के पहले सोमवार को ये वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है हमेशा, और इस बार ये जो है 2 अक्टूबर को पड़ा था वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो उसी संदर्भ में ये हैबिटेट के ऊपर हम आज एक वर्कशॉप जो सर ने रखी है, तो मैं कुछ बेसिक जानकारी बताना चाहूँगा कि सबसे पहला जो हैबिटेट सेंटर वो 1986 में, सॉरी हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट डे सबसे पहले 1986 में केन्या में मनाया गया था, और जिसका जो शीर्षक था वो था शेल्टर इज माई राइट। मतलब कि जो छत है वो मेरा अधिकार है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो जंतु हो, जानवर हो, पक्षी हो, आदमी हो, कोई भी हो, लेकिन जो शेल्टर है वो हर एक का अधिकार है। इस थीम में उसको रखा गया था। और इस बार जो ये वर्ल्ड हैबिटेट डे, अजरबैजान इसको सेलिब्रेट कर रहा है, अजरबैजान, और जिसका थीम रखा गया है रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमिक्स, मतलब सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। ये इसका जो है इस बार का थीम रखा गया है कि जो शहर हैं उनको हमें ग्रोथ में और इकोनॉमी को बढ़ाने में एक ड्राइवर की तरह इस्तेमाल करना है। तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने प्रकाश में लाना चाहता हूं कि हैबिटेट किस प्रकार चेंज हो रही है, और एक कंपैरेटिव स्टडी जो, क्योंकि सर ने कल मेरे को आदेश दे दिया था कि कल हैबिटेट डे पे बोलेंगे आप, तो मैंने आज दिन में थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी इसकी की है, जिसको मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा कि किस प्रकार मनुष्य की जो प्रजाति है और
पंछियों की प्रजाति है और जंतुओं की प्रजाति है, अपने हैबिटेट को किस प्रकार बदलती है, इसका कुछ प्रमाण के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और मुझे उम्मीद है कि शायद ये मेरे वक्तव्य आपको अच्छे लगेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं उस पंछियों की। आप देखिए कि जब भी आप सवेरे सवेरे उठते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर बहुत छोटी छोटी गोरैया झुंड में बैठी होती है। मैं तो देहरादून में रहता हूँ, तो मैं आज भी सवेरे सवेरे जब उठता हूँ तो मैं पहले एक धीरे से चटकनी खोलता हूँ, क्योंकि विंडो में से मुझे दिख जाती है कि बहुत सारी चिड़ियाँ मेरे आंगन में बैठी हैं और वो कोई मच्छर खाती हैं, कोई दाना पड़ा होता है दाना खाती हैं, तो वो सब ग्रुप में बैठ के खाती हैं, एक साथ खाना। और जब वो उड़ती हैं तो एक ग्रुप में उड़ती हैं एक साथ। इसी प्रकार आप देखिए, जो मैंने अपने घर में सर घोंसले भी लगाए हुए हैं, छोटे छोटे लकड़ी के घोंसले, और बर्ड वाचिंग का काम भी मैं करता हूँ कभी कभी जब मुझे समय मिलता है। तो मैं हैबिट देखता हूँ कि चिड़िया एक घोंसले में आती है और उसी के अंदर उनका दाना डालती है और अपने बच्चों को दाना खिला के फिर वापस चली जाती है। लेकिन ये नोट किया मैंने कि शाम के समय जब रात होती है वो उसी घोंसले में आकर फिर विश्राम करती है। तो आप देखिए कि पंछी जो है अपनी हैबिटेट को उसी कल्चर में रखे हुए हैं कि हमें ग्रुप में रहना है और ग्रुप में रहकर हमारा सेफ्टी है। इसी प्रकार आप जानवरों को देख लीजिए, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है। ये सब क्या करेंगी, अगर आप किसी गाय को आदमियों के बीच में बांध दें तो वो ये पसंद नहीं करेगी कि क्या नाम जो है मैं यहाँ रहूं। वो अगर लेकिन जहां अब आप उसको छोड़ के आएंगे गायों के बीच में, तो वो अपने को एक कंफर्टेबल जोन में फील करेगी कि मैं बहुत कंफर्टेबल में जोन में हूँ। तो एक दोनों का हैबिटेट जो है समान है, अलग अलग है। परंतु अब हम जब मनुष्य के पास आते हैं, जो प्राणी है, प्राणियों के ऊपर जब हम आते हैं, तो जब हमने कहा कि आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं, मेरी बीवी और मेरा एक बच्चा, उसके बाद चौथा आदमी उसमें कोई घुसे ना, चाहे वो दादा हो, दादी हो, मौसा हो, मौसी हो, मामा हो, मामी हो, बस 3 जनों की लाइफ में कोई डिस्टरबेंस ना करे। हर कोई आजकल ये चाहता है। उसमें भी 2 लोग जो है वो जॉब वाले हैं। जो 2 लोग जॉब वाले हैं, जनरली ये देखा गया है कि दोनों लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान दें, और ना ही उनको ये पता होता है। शहर बेसिकली जो शहर में रहते हैं, आलीशान शहर में, फ्लैट कल्चर, और तुम्हारा जो है बड़ी बड़ी कोठियां, तो उसमें जो कल्चर डेवलप हुआ है कि जो बराबर वाले की हैबिट क्या है, जो आपके पड़ोस में रह रहा है, उसके बारे में आप ये नहीं जानते कि इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मैं खुद जहाँ रहता हूँ, मुझे अपने पड़ोसी को जानता हूँ कि हाँ, ही इज़ ए पर्सन, बट मैं ये नहीं जानता कि वो किस प्रकार उसकी हैबिटेट बदलती है, क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है। धीरे-धीरे लोग क्या हो रहे हैं कि गाँव छोड़-छोड़ के शहर के कल्चर में आ रहे हैं। गाँव के अंदर जनरली आपने देखा होगा कि अगर किसी के यहाँ शादी होती है, तो आपने देखा कि उस शादी में पूरे गाँव को निमंत्रण दिया जाता था कि सभी गाँव वाले आज उसके घर जाएँगे और उसके जो है बेटे की शादी है या बेटी की शादी है। तो एक ये हैबिटेट का कल्चर जो बना हुआ था कि सभी की आदत में शुमार था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है कि आप देखिए कि वो पूरा जो सिस्टम है वो शहरीकरण में बदल रहा है। शहरीकरण में कैसे बदल रहा है कि एक तो डेस्टिनेशन वेडिंग लोग पसंद कर रहे हैं, कि डेस्टिनेशन वेडिंग में वो क्या करते हैं कि सपोज करिए आपके घर में एक बर्तन मांजने वाली आती है, एक कपड़े धोने वाली आती है,
वो भी बड़ी खुश होती है कि दीदी के बेटे की शादी है या बेटी की शादी है। लेकिन हमारे इस हैबिटेट कल्चर के कारण, जो हमारा कल्चर समाज जो बदला है, शहरों का जो ध्रुवीकरण हुआ है, वो ध्रुवीकरण क्या बता रहा है कि हम जब उसको ये बताते हैं कि ठीक है भाई, हम शादी वहां जाके कर रहे हैं उस स्पॉट पे, तो जब उसको ये पता चलता है कि नहीं, मुझे तो लेके ही नहीं जाएंगे ये लोग, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े इतना बड़ा होटल है, इतने बड़े होटल में थोड़ी ठहराएंगे। तो इन चीजों का जो प्रभाव पड़ रहा है लोगों के ऊपर, वो बड़ा ही कष्टदायक और हृदय विदारक है। मतलब आज की डेट में, एक जब वो समय था कि एक गरीब आदमी किसी अमीर आदमी के किसी भी फंक्शन में शामिल हो सकता था, लेकिन धीरे 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 हमारा समाज चेंज हुआ, हमारी आदतें बदली, और वो जो शहरीकरण का परिणाम हुआ कि गरीब आदमी जो है वो दूर से खड़े होकर देखता है कि अच्छा हो, ये शादी हो रही है सामने उनकी, उनके बेटे की। उसको डर लगता है कि हाँ, लेकिन ये मेरे जानकार हैं, लेकिन मैं जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती हो जाए वहां। तो ये जो हैबिटेट चेंज हो रही है, ये मनुष्य में चेंज हो रही है। पशु पक्षी जानवर जो हैं, अभी इस हैबिटेट से अछूते हैं, लेकिन मनुष्य जाति को ये इस प्रकार की हैबिटेट छू चुकी है पूरी तरह से। और आज की डेट में आप देखिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आप जानते हैं, अभी जैसे आपने डिस्कशन किया था कि अभी आपने एक वेबिनार भी किया, श्राद्ध पक्ष क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, मैंने उसको सुना, तो थोड़ा मुझे छोड़ दिया था मैंने बीच में। तो आप देखिए, आज की डेट में कौवों को ढूंढना, जो कौवे किसी टाइम सुबह ही मॉर्निंग में आपकी डाल पर, मतलब मुंडेरी पर आकर बैठ जाते थे काव काव करने के लिए, आज की डेट में ये स्थिति है कि आप उनकी आवाज नहीं सुन सकते हैं। लोग रोटी लेके कौवा ढूंढते हैं। सर, मैं एक बड़ी कड़वी बात बोलना चाहूंगा इस कि कौवे के पीछे रोटी लेके दौड़ते हैं, लेकिन अगर घर में एक बुजुर्ग आदमी ये कह दे कि मेरे को आज खीर खिला दो, तो शायद हम उसको खीर खिलाना पसंद नहीं करेंगे। उसको ये कह देंगे आपको शुगर है और आप खीर नहीं खाओगे। लेकिन मरने के बाद हम कौवे को खीर जरूर खिलाएंगे कि नहीं, ये तो मेरे पिताजी खा रहे हैं, कौवा खीर खा रहा है। तो इस तरह की जो धारणाएं जो चेंज हो रही हैं, ये समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रही हैं। मतलब लोग एकल परिवार, एकल सभ्यता और एक डेस्टिनी, इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कि अगर सपोज करिए किसी को कोई कष्ट होता है तो जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं, कहते हैं तुम अंदर आ जाओ भैया, होने दो जो हो रहा है उसके साथ। ये नहीं सड़क पे रोक के उसको पूछेंगे कि ये हुआ क्यों, ऐसे क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा एक ध्रुवीकरण समाज का हो रहा है, और एक जो हमारा सभ्यता हैबिटेट जो चेंज हो रही है, और ये परिवर्तन परिवर्तन समाज का नियम है। अगर समाज को आगे बढ़ना है या किसी को भी आगे ग्रो करना है, तो परिवर्तन तो करना जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या है कि वो परिवर्तन इतना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि वो हमारे समाज के लिए लाभदायक ना होके हानिकारक हो सकता है और हास्यप्रद हो सकता है। तो मैं आज इस माध्यम से दो बात और बताना चाहूंगा कि हमारे जो शहरीकरण का जो प्रभाव हमारे जो युवा वर्ग पे पड़ रहा है, वो बड़ा घातक है। और हमें अपने बच्चों को और अपने बुजुर्गों को, देखिए सर, दो ही चीजें इस सिस्टम से प्रभावित हो रही हैं, जो आप लोगों ने देखा, या तो बच्चे या बुजुर्ग। क्योंकि एक स्टेज के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, और हम उसको कहते हैं कि समाज की नीति है। और ये कि भाई बच्चे नौकरी तो करने जाएंगे ही,
लेकिन वो समय ऐसा आ जाता है कि बच्चे फिर आते ही नहीं कभी। और एक दूसरा क्या है कि बच्चों में क्यों असर पड़ रहा है इस चेंज हैबिटेट का, कि वो बच्चे जब देखेंगे कि हाँ हम बाहर जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए, खूब बढ़िए, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है समाज के ऊपर, उसको भी उनको समझना चाहिए। और ये हमारे बड़े होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार ये कल्चर चेंज हो रहा है, इसको हम रोकें। अगर हम अपने घर से ही इस कल्चर को शुरू करेंगे कि नहीं बेटा, अगर पड़ोस में तुम्हारे कोई रह रहा है, आप उसके हालचाल पूछो, नमस्ते करो, तो देखिए आप इस चीज का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर। और निश्चित रूप से हमारा समाज एक ना एक दिन बदलेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का सर धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मौके पर आज बोलने का मौका दिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। Now I would like to invite Dr. Sakat Kumar Basu. Dr. Sakat Kumar Basu ji, welcome. Thank you, Dr. Sharma. Can you hear me? Yes. Okay. Thank you so much. It has been a pleasure one more time to be at this August platform. And I noticed that we are on the 991, I guess, of the webinar series that we are going through. So soon we are going to reach our target of 1,000. And I would request— I am inviting you for 1,000 session also. I would love to join the 1,000 session, because it was this from the pandemic that we have been going through, and I never thought that we will be making it to 1,000 webinars. And I remember what Dr. Sharma told me, that we look for one Environment Day, one World Ocean Day, one Biodiversity Day, but I have a plan of transforming every day into some kind of a celebration. So we have every day is form of celebration. So I think that's a big highlight, and thank you very much that we are closing to that. So our previous speaker has very nicely illustrated the social habitat of India, how India is changing from the old age into a new transformation. What I am going to highlight is that the crude biological aspect of habitat and why India is unique. See, today India is sorry for my cough and cold. Today India is a separated country post-partition, but if what India originally means, that stretches from Afghanistan to Burma and from Kashmir to Sri Lanka, this old region represents South Asia. Now we call it South Asia. During the British colonial period, we used to call it the Indian subcontinent. Why it is called a subcontinent, and even a divided India that we have today represents the Indian subcontinent in the sense that it has all the elements of the continent of Asia in one country. So this is a very rare, unique biogeographical stuff that we have. And India is a mega biodiverse country with only 2.4% of the total land area of the world. And it contributes to 8% of the total biological diversity of the world. Now, India has been divided technically into 10 biogeographical zones. What are biogeographical zones? By habitat, we mean a unique place for an animal or plant or human or any other living organism that specifies its unique home. And biogeographical region is a region where each organism, where they have similarity, we have tied them together into one region. And one of the most important region, if we start from the north, is the Trans-Himalayan region. It constitutes 5.6% of the total geographical area of India. Includes high altitude, cold and arid mountains of the Ladakh, Jammu and Kashmir, North Sikkim, and the Lahaul and Spiti areas of the Himachal Pradesh. This is a very unique, sensitive ecological zone and a habitat of India, and a home to the elusive cat called the snow leopard, and very rare black-necked crane that flocks in huge numbers for migration to this area, and also for the presence of barhal and other deer-like animals or wild goats that inhabit this region. Another is the Himalayan zone. Pardon? सुन पा रहे हैं? नहीं, sorry.
Sorry, no problem, no problem. Next is the Himalayan zone, which constitutes 6.4% of the total geographical area and includes some of the highest peaks. And this is one of the richest zone of India with respect to biodiversity. It includes alpine, subalpine forest, and unique animals such as Baral, Markhor, Takin, and stretches across the Himalayan region from all the parts of the provinces that includes the Himalayas, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, parts of Sikkim, the Darjeeling Himalayas, and all these areas. So the next part is the Indian desert region. See, India is a unique habitat in the sense that it has cold desert and hot desert at the same time. The Ladakh that we mentioned is a cold desert. And the Thar area, which stretches between Rajasthan, Gujarat, other parts, is the Indian region that represents 6.6% of the total geographical area and includes Thar in Rajasthan and Kutch in Gujarat, and includes several endangered species of mammals such as the Indian wolf, caracal, desert cat, bustard, and most important, the great Indian bustard, which is in the verge of extinction, a large bird which is getting extinct, slowly moving towards extinction because of habitat destruction. And these birds hit the electric lines and cables, and that's why they get died. And the most important animal in these areas is the wild Indian ass, which very few parts of the world has these wild asses. India is one of the other region. The next is the semi-arid region. And this is very important in the sense that it represents 16.6%. And it is a part of the peninsular India. It has two large regions. One is by the Western Ghat, which is one of the richest biodiversity spots of India. And scientists say that we have not been able to explore Western Ghats thoroughly, so that there may be another 100 to 200 species of animals, birds, plants, microbes, fungus, and whatnot hidden in the in this area of the Western Ghats that hasn't been discovered by science as yet. And it has a high rainfall, and it is one of the richest biodiversity spots of India. The next is adjoining this is what is the most important is the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is the biogeographical region of India, which is the largest biogeographical region. It represents 42% of the total area of India, so a massive area. It's semi-arid and falls in the rain shadow of the Western Ghats. This is a biographical zone of the peninsular India, by far one of the most extensive zone, and it covers the state of Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, and even parts of southern India. Majority of the forest here are deciduous, which means that they have leaves falling during the winter, and as soon as the summer returns, they have fresh green foliage. And one of the richest sal forests, or the world's largest sal forests, are located in and around here, and it's one of the most important area of cultivation, as well as a wide number of wild animals such as the cheetal, sambar, nilgai, chausinga, barking deer, etc. Next is the Gangetic Plain, which is divided into two parts, the Upper Gangetic and the Lower Gangetic Plain, of which I belong to the Lower Gangetic Plain. States like UP, Bihar constitutes the Upper Gangetic Plain, represents 10.8% of the area of India, has a large number of elephants, buffalo, swamp deer, hog deers, and many other. Our whole industrial area is located along the Ganges. And the next is to talk about the northeastern region, which includes the 7 sister states, and it has Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, and Tripura, and it is considered as one of the most hotspot biodiversity region. This region is actually culturally and biologically, with respect to both flora and fauna, very contiguous to Southeast Asia. So if you are actually visiting Northeast India, you get a very close similarity with Burma, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, or Indonesia, Malaysia, Philippines, this similar kind of vegetation forest. And this is Northeast India, where we find the only ape that is located in India. We have apes such as chimpanzees and gorilla in case of Africa. We have orangutans in Indonesia and Malaysia. India and various Southeast Asian countries include another ape, and its name is gibbon. In India, there are 2 species. One is called Eastern Hollow gibbon, and the other is called Western Hollow gibbon. It's spread across Tripura, Mizoram, Assam,
these particular belt. Very unique ape. If you look at them while they are walking, you will believe it's a tall man that is walking through the forest. And one of the most conspicuous part of these animals are that they are called singing apes. If you are going into a forest in Mizoram or in Tripura early morning, you will hear the voices of the apes. They are calling to each other. And when this voice migrates through hundreds and thousands kilometers of the forest, it creates an uncanny, beautiful music. You will be mesmerized to be in Tripura or in Mizoram when you get to hear the apes singing. And this is the way of marking their boundary or calling for their relatives, family members, or mates. So this includes a unique region of India. And the next is the coastal regions. As we know, it represents 2.5%, stretches from the coast of Gujarat down to Maharashtra, reaching into Goa, Kerala, then moving through Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal, and represents estuarine vegetation. This is the area where we find the salt water crocodile, which is one of the largest crocodiles in the world. In Bhitarkarnika in Odisha, you have one of the largest saltwater crocodiles that reach 20 to 25 feet. It's a very unique habitat where olive ridley turtles come to lay their eggs in various parts of Odisha. And it also constitutes the coastal region of Sundarbans, which constitutes 1/3 in India and 2/3 in Bangladesh. But still, it's the largest concentration of the largest Indo-Brahmaputra Gangetic Delta and the largest mangrove delta in the entire world. It's a pride possession and a crown of the jewel in India, and is a great protection against the cyclones and thunder that generates in the Bay of Bengal and protects a huge parts of Odisha and Indian hinterland in eastern India. And last but not the least, the biogeographical region we constitute is the Andaman and Nicobar Islands, and it is only 0.3% of the total area, but they represent one of the most highest concentration of endemic animals. By endemic animals and birds or other species like fishes, reptiles, whatever we mean that these animals are found in one particular region. For example, there is called a Nicobar megapode, a bird which is only found in Andaman and Nicobar Islands, particularly in Nicobar Islands, and nowhere else in the world. There is a pigeon called Nicobar pigeon. They're beautifully colored, and they're only present in the Nicobar Islands, and you will never find any other birds other than zoo in any other natural habitat. These are unique hotspots areas and constitutes the wide diversity of the Indian subcontinent. So without stretching into much time, what we want to highlight is that India, in fact, represents Asia in a miniature form and the world in a further miniature form, that it represents all habitats, all ecosystem, whether it's Arctic or it's desert or it's coastal or it's island or it's riverine, or the famous bamboo forest which stretches in Assam and other parts of Northeast India and is very contiguous in Southeast Asia. Everything that you are looking for is present in India as a unique habitat, a wide diversity of animals, and that's why India, along with other countries, a few countries in the world, are considered as mega biodiverse countries. Means they have the world's highest biodiversity. Even Brazil, like is not considered a mega biodiverse country. Ecuador in South America is considered to be a mega biodiverse country because of the diversity of the species it has. Not many people know that the United States of America is also considered to be a unique biodiverse country because it has a widely different environment. Venezuela is also a mega biodiverse country, and in Asia, India, China, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Papua New Guinea. These are the 5 countries that represent unique ecosystems that are not found in other parts of the world and represent a unique habitat. So India stands out greatly in its natural resources with respect to this biodiversity. And as Indians, we should be proud of this biodiversity and work towards together in protecting this unique biodiversity so that we are so much proud of. Thank you very much, Dr. Sharma and Dr. Agnihatri. It has been once again a great pleasure to be a part of the program and look forward to be present on the 1,000th webinar very shortly. Thank you very much once again for giving me this platform. It has been a pleasure. Thank you. Thank you very much, Dr. Sakat. Thank you very much. You are our pillar. Without you, it is not possible. Agnihatri sir, kindly conclude. It's a gratefully for informative
presentation. Our next webinar will be of two speakers, Dr. Pawan Kumar Sharma and Dr. Rajiv Korele. 992 clinical research for AYUSH. Very good. And this free flow information is being put forward, making a full circle of world, the whole globe of our earth, where to where the zones are divided, and what is the place of our Indian subcontinent areas, and how much it is rich as far as the snow is concerned, animals are concerned, and also the crops are concerned. Very naturally, he talked in such a way, along with the good wishes that we are going to reach our 1000th webinar. लगता है निमंत्रण पत्र छप गए हैं, तैयारियां जोरों पर आ गई हैं। मैं तो बिना निमंत्रण के ही आ जाऊंगा, बिना निमंत्रण में ही जज आप तो आमंत्रण करने वालों में से हैं। वी आर अवर प्लेयर एंड होस्ट। हम आपको तो उस रूप में लेते हैं। हम लोग अग्निहोत्री जी, हम लोग लड़की वाले हैं, तो हम लोग तो आप उत्साहवर्धन करने वाले हैं। आप केवल उत्साहवर्धन करिए, बाकी तो ऑनलाइन आजकल शादियां होती तो लड़की वालों को भी सबको दूर दूर से ही मिलना होता है। बट इट्स अ रियली ग्रेट अचीवमेंट गोइंग टू हैपन इन द लाइफ ऑफ प्रोफेसर पवन शर्मा जी, as he has entirely working right from 3.5 years and making all impossible possible in the form of the presentation of webinars through YouTube, and making the person united for all the subjects happening are celebrating throughout the world. With these words, I am really thankful for your presentation, and this was a great presentation. And now it is beyond hat trick. Today, this 992 is going